Hello student. Today we are going to study reflection and refraction of light, which is the first part of physics in class 10. प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमने जानकारी ली। प्रकाश की प्रॉपर्टीज़, लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने पढ़ा। इसके साथ साथ प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब के टाइप्स के बारे में पढ़ा और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो भाग इसके होते हैं। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने ये जो बना हुआ है ये एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का इस लेसन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसके ईच जो वर्ड होंगे उसको समझना ज़रूरी है, जिससे कि इस लेसन में हम आगे बढ़ सकें और सारे फॉर्मूले को हम लोग चाहे फोकस डिस्टेंस का हो चाहे यूवीएफ में लेसन हो उसको आगे चल के सॉल्व कर सकें और उसके मीन को समझ सकें। इस लेसन को समझने के लिए दर्पण संबंधित परिभाषाएं समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये आपके पास गोलीय दर्पण है। हमारा टॉपिक है डेफिनेशन रिलेटिव टू मिरर, दर्पण संबंधित परिभाषाएं। दर्पण संबंधित परिभाषाओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्रुव। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। पूछो देखिए ध्रुव कौन सा पार्ट है। देखिए ये मैं पॉइंट बनाया और इसको पी से डिनोट कर दिया, ये है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, ध्यान दीजिए ये जो देखिए डॉट डॉट का साइन है ये क्या है, ये पॉलिश किया गया है, ये कलई किया गया है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम इंडिकेट कर देते हैं M1 और M2 से, ठीक। M1 से M2 तक ये परावर्तक तल होता है। ये क्या है, परावर्तक तल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो परावर्तक तल है मतलब कि जिसमें प्रकाशित किरणें पड़ती हैं और परावर्तित हो जाती हैं, ठीक। तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, व्यक्त किससे करेंगे, इसे हम P से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, P से। तो आप लोग पूरी डेफिनेशन लिखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें भी मिरर का वह पार्ट, गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे भी परावर्तन हो, जिससे परावर्तन हो उसे परावर्तक तल कहा जाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। आप साधारण ढंग से जैसे जो आईना होता है, तो आईना को जब आईने के सामने जब धूप को आप ले जाते हैं, मतलब धूप के सामने जब आईने को ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रकाश का फोकस करता है, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे आप क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं P से। तो इसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। PAL नहीं लिखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखिए मुख्य अक्ष क्या है, देखिए ये परावर्तक तल है और परावर्तक तल का ये आपका P बिंदु है, यानी दर्पण का ध्रुव। और ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। P से लेकर C तक, ठीक है। P से P, C और F, तो इसकी डेफिनेशन में लिख दूं तो जिससे क्लियर हो जाए। दर्पण के ध्रुव, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु वक्रता केंद्र तथा
वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, इसकी डेफिनेशन भी आपको पूरी तरह से लिखना है। समझ लीजिए इस बात को, ये दर्पण का ध्रुव है, ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम डॉट डॉट के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए हम इसे जो है क्या करते हैं, इसे हम करेक्ट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये देखिए P और C, ये C वक्रता केंद्र है, यहाँ पे F है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए P से होकर एक रेखा गुजर रही है, ये काल्पनिक रेखा है, P से होकर एक रेखा गुजर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब दर्पण का ध्रुव, ये तो समझ में आ गया आपको, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, इन दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो ये डेफिनेशन इजिली हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद सबसे पहले हम फोकस बिंदु, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। फोकस बिंदु, इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। देखिए फोकस बिंदु क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए यह एक बिंदु है जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्यों कहेंगे, देखिए परावर्तन के बाद प्रकाशिक किरणें, परावर्तन के बाद प्रकाशिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और प्रथम फोकस कहा जाए तो पहली बार जहां मिलती है, इसको मुख्य फोकस या प्रथम फोकस भी कहते हैं, तो डाउट में मत रहिएगा, मुख्य फोकस भी कहते हैं बिंदु, ठीक है। तो आप लिखेंगे परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रकाशिक किरणें, प्रकाशिक किरणें जहां पर मिलती हैं, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिए, इसके बारे में मैंने इमेज में आपको बताया था, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाशिक किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलेंगी, वही बिंदु इमेज को बनाता है, प्रतिबिंब को बनाता है, जिससे कोई भी चित्र आपको दिखाई देता है। समझिए इस बात को। देखिए परावर्तन के बाद, देखिए प्रकाशिक किरणें हैं, परावर्तन के बाद देखिए वाई दबे, देखिए ये कोई वस्तु हो या यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु से जब ये प्रकाश का परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद एक दूसरे से देखिए ये प्रकाशिक किरणें यहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, F पर। तो थोड़ा सा दिक्कतें ना हो, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए मैं केवल इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूँ। समझिए इस बात को, बहुत कॉमन बात है। परावर्तन के बाद देखिए परावर्तन हुआ, प्रकाशिक किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं या पहली बार मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। प्रकाशिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं एक दूसरे से, वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक, राइट। अब देखिए फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी समझ लीजिए, ठीक है। फोकस दूरी को समझेंगे तो अभी आगे चल के आपको एक रिलेशन मैं बताऊंगा F और R के बीच में क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको पता चल जाएगा, तो वो समझना आसान हो जाएगा। देखिए फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, समझिए फोकल डिस्टेंस क्या है। फोकल डिस्टेंस देखिए P से लेकर F तक की दूरी, दर्पण की ध्रुव अर्थात P से लेकर F, यहां पे लिख देता हूं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु F तक की दूरी, ध्यान से समझें इसे। देखिए ये P आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, और ये F मतलब फोकस बिंदु, P से लेकर F तक की दूरी जो होती है, P से F तक की जो दूरी होती है, बस
2 वर्ड्स में आप याद कर सकते हैं, 3 वर्ड है। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं आप, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एक वर्ड और है वक्रता केंद्र, उसको समझना है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, समझ लीजिए। गोली दर्पण के, ध्यान से समझिए, गोली दर्पण का परावर्तक तल, गोली दर्पण का परावर्तक तल एक गोले से निर्मित होता है। एक गोले से निर्मित होता है, जिसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए ठीक है, इतना समझ लेते। देखिए ये सी बिंदु है, अगर इस सी बिंदु को ले लिया जाए तो इस सी बिंदु से ही यह पूरा का पूरा दर्पण बना हुआ है। सी और पी दोनों के बीच की दूरी, आप जिसे अगर वृत्त पढ़ते हैं तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो त्रिज्या लेते हैं, ये समस्त देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, इसी दूरी पर यह जो दर्पण है, गोली दर्पण, ये बना हुआ होता है। तो सी क्या है, आप यह कह सकते हैं दर्पण का मध्य बिंदु। गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे आप क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं लिख देता हूं वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या भी बहुत ही आसान है। देखिए P से लेकर F तक की दूरी, समझ लीजिए इसको। P से लेकर F तक की दूरी यानी कि PF, इसका नाम क्या हो जाएगा, PF। इसे आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए कैपिटल R का इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए इस बात को। देखिए दर्पण का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C। तो P से लेकर C तक, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्या, दर्पण के ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। साधारण शब्दों में आप याद करें, P और C को तो पता ही कर चुके हैं। P से लेकर C तक की दूरी, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इसे हम व्यक्त किससे करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से, और इसे लिखेंगे किससे, PF। ठीक है, इसे R से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस दूरी को हम जो है फंक्शन ऑफ F के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये F है, ठीक है। तो इसे F ना कह के F का फलन कहेंगे, फंक्शन ऑफ F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोकस दूरी जो होती है P से लेकर F तक होती है, P से लेकर F तक। देखिए P से लेकर F तक, यानी ये दूरी को हम अगर थोड़ा सा जगह बना के कहें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी PF F है और P से लेकर C तक की दूरी R है। ठीक है। अब पुनः समझ लें, गोली दर्पण का परावर्तक तल एक गोले से निर्मित होता है जिसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र तो आपको पता चल गया कि अगर जो गोली दर्पण है, अगर गोली दर्पण को ध्यान से देखा जाए तो उसका जो मध्य बिंदु है वह क्या है, वक्रता केंद्र है, जिसे आप किससे व्यक्त करेंगे, C से व्यक्त करेंगे। जिसे आप किससे व्यक्त करेंगे, C से व्यक्त करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। इसे हम PF से PF, ये PF एक दूरी है, PF से इंडिकेट करेंगे। इसका इंडिकेशन मतलब व्यक्तिकरण जिससे व्यक्त करेंगे वो R है लेटर, लेकिन यह दूरी को बताता है और यह अल्फाबेट भी उसी दूरी को लोकेट करता है, P से लेकर C तक की। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, मुख्य अक्ष। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष क्या है। एक काल्पनिक रेखा है जो कि PFC से होकर गुजरेगी। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो PFC से होकर गुजरते हुए प्रतीत हो। ये गुजरेगी तो है ही, PFC से होकर जो गुजरे, ऐसी काल्पनिक रेखा जो PFC से होकर गुजरे। यही डेफिनेशन में लिख दिया गया था
लेकिन जब तक फोकस बिंदु वक्रता केंद्र आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप मुख्य अक्ष को ज्ञात नहीं कर सकते या मुख्य अक्ष को समझ नहीं सकते। तो सबको समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए मैंने जो डिफाइन किया, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। अब एक थोड़ा सा जो छूट रहा है, M2 M1 क्या है, उसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। देखिए ये M1 से लेकर M2 तक जो है उसको हम बोलते हैं द्वारक, ठीक है। ये M1 से लेकर M2 की दूरी जो है एपर्चर। ध्यान दीजिए, द्वारक M1 से M2 तक की जो सीमा है, सीमा दर्पण की, ठीक है। M1 से M2 तक की जो सीमा है, देखिए M1 से लेकर M2 परावर्तक जो तल होता है, परावर्तक जो तल होता है उसी को हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। अब देख लीजिए, आपको मैंने क्या क्या बताया। दर्पण का ध्रुव आपको पता चल गया, फोकस दूरी भी पता चल गया, फोकस बिंदु भी पता चल गया, वक्रता त्रिज्या भी पता चल गई, वक्रता केंद्र भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू कर देता हूँ, इसको आप नोट भी करते रहिए। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले दर्पण में आता है, देखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए सॉरी, इसको ध्रुव पढ़िए। सबसे पहले आपने क्या लिखा? ध्रुव। तो देखिए ध्रुव क्या है, ये देखिए आपके पास दर्पण है और इस दर्पण, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, परावर्तक तल मतलब प्रकाशिक किरणें पड़ने के बाद परावर्तन जिस तल से होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक। उसके बाद मुख्य अक्ष जो PFC से होकर गुजरे। P क्या है, F क्या है, C क्या है, पता ही है आपको। जो PFC से होकर गुजरे उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या प्रथम फोकस, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी दर्पण में आप एक ही F को पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है? फोकस वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं, एक दूसरे को विभाजित करती हैं, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है या प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये F पॉइंट है। देखिए प्रकाशिक किरणें गई और उसके बाद एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलते हुए प्रतीत होती हैं। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो यहाँ से ये एक वस्तु जैसे मैंने लोकेट किया, इस वस्तु से प्रकाशित किरणें परावर्तन के बाद देखिए ऐसे ही क्यों बढ़ रही है? इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले टॉपिक में आपको देने जा रहा हूँ। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए आप CF और P के बारे में समझ लीजिए। इसके बाद देखिए मुख्य फोकस समझ में आ गया। इसके बाद फोकस दूरी, P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र को हम C से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? C से व्यक्त करते हैं। और C पूरे दर्पण का मध्य बिंदु होता है। पूरे दर्पण, पूरा दर्पण एक गोलीय दर्पण जो है, एक गोला भाग होता है जिसका मुख्य बिंदु, जिसका क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या कहलाता है? C कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया, परावर्तक तल एक गोले से निर्मित होता है जिसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी। आगे C को आपको समझना है। P से लेकर C तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र भी हो गया, वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम R से व्यक्त करते हैं। क्या इससे व्यक्त करते हैं? R से व्यक्त करते हैं। इसके साथ एक छोटा सा क्लिप्स मैं और दूंगा आपको। देखिए P से लेकर जो F तक की दूरी है और F से लेकर C तक की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो PC है, ठीक है, वो 2F के बराबर है। किसके बराबर है? 2F के बराबर है। और ये FP यानी PF, ये PC को हम R से व्यक्त करते हैं और इसको 2F से व्यक्त करते हैं। यानी कि एक संबंध भी नजर आ रहा है। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? F = R/2, ठीक है। यानी कि एक परिकल्पना निकल के आती है। क्या निकल के आती है? वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी F के दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है, ठीक है।
दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात मैं इधर लिख देता हूं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, दोनों परिकल्पनाओं को यहाँ पे हमने दिया है। देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या कहेंगे? में संबंध। ठीक, एफ और आर में क्या रिलेशन। बहुत लोग क्या कहते हैं? एफ और आर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोकस डिस्टेंस एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस, इसको बोलते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये पूरे कॉन्सेप्ट से ये निकल के भी आया कि जो आर होता है, आर मतलब वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, या जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस तरह से आपको सस्पेंस देगा, और जो आपको क्लियर समझ में आएगा, ये दोनों आपके पास जो होंगे, ये या ये कॉन्सेप्ट, इस पे आपको टिक करना होता है, ऑप्शन में यही करेक्ट होता है। ठीक है, जब देखिए पी से लेकर एफ तक की जितनी दूरी है उतनी ही सी से लेकर एफ तक की दूरी है, अर्थात हम कह सकते हैं पीसी की जो दूरी है वो पीएफ से क्या है? 2 गुनी है। इस रिलेशन में केवल इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हाई स्कूल का है, इंटर में होता तो उसको थोड़ा सा प्रूफ भी किया जाता। तो आपको इतना लर्न कर लेना है और समझना है। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है किरण आलेख संबंधित नियम, लॉज रिलेटेड टू रे डायग्राम। अभी जैसे कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रकाशित किरण आई और आने के बाद एफ से होकर मुड़ गई। इसके पीछे क्या काज था, ऐसा क्यों होता है? तो इसके कुछ नियम है कि प्रकाशित किरण इधर से आएगी तो उधर जाएगी, उधर से आएगी तो इधर से आएगी। तो इन संबंधित अगर आप नियम पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि प्रकाशित किरण इधर से बनाए सर तो किधर जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस है, तो आपको मैं ले चलता हूँ उसकी ओर। पहली स्थिति देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ये आपका क्या है? गोली दर्पण है। अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए लॉस एक ही लगते हैं इसमें किरण आलेख से संबंधित। देखिए ध्यान से देखिए, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमेशा अगर आप कोशिश करें किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ए बी से इंडिकेट करें। ए भी एक ऑब्जेक्ट है। प्रकाशित किरण देखिए पढ़ने के बाद जो है क्या हो गई? परावर्तित हुई, और परावर्तित यफ बिंदु से होकर गई। अब ये पहली कंडीशन का डायग्राम है, पहली कंडीशन का डायग्राम है। इसको आप m1 m2 कर सकते हैं, इसको आप p बेस से व्यक्त करते हैं, ये तो पता ही है। तो पहली स्थिति क्या बनी? ध्यान दीजिए, यही डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था, लेकिन थोड़ा छोटा था, इसको समझिए इसको। तो पहली स्थिति क्या बनेगी? पहली स्थिति बनेगी जब प्रकाशित किरणें जब प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो वह यफ से यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझ लें, बहुत बेसिक है। देखिए आपको याद रखना है और समझना भी है। देखिए ये ए बी वस्तु है, प्रकाशित किरण देखिए परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है? यफ से। तो देखिए इस किरण पर देखिए, ये किरण देखिए और ये किरण देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है।
ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। अब इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा कि सी किस पॉइंट पे है। फिलहाल यहाँ पे हो सकता है आपको पता ही है कहाँ होना चाहिए, यफ से दोगुनी दूरी पर, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी अलग है। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट कर देते हैं, ये इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है वाई दूरी। देखिए प्रकाशिक किरण इस ऑब्जेक्ट में जब पड़ी तो पढ़ने के पश्चात क्या हुई, यफ बिंदु से होकर गुजरी। तो आपको लर्न रखना है कि जब प्रकाशिक किरणें क्या होती है, समझना भी है। प्रकाशिक किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। प्रकाशिक किरण क्या हो, ये देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जब समांतर होगी तो वो यफ से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, यफ से। जब रे डायग्राम आपको बनाना होगा, क्या बनाना होगा, किरण आरेख बनाना होगा, आलेख, तो आपको इस लॉज का फॉलो करना पड़ेगा कि प्रकाशिक किरण जब किसी वस्तु से टकराए, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहाँ से गुजरेगी, वो यफ बिंदु से होकर गुजरेगी। किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यफ बिंदु से, करेक्ट। उसके बाद देखिए दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम बनाया है, आप लोग थोड़ा अच्छे ढंग से बनाइएगा, वृत्ताकार आकृति में। M1 और ये M2 है। इसके बाद देखिए फिर से वही मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F बिंदु है, ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए अब दूसरा जो लॉ है, दूसरा लॉ ये कि प्रकाशिक किरणें जब क्या हो, यफ से गुजरती हैं तो वे किसके समांतर हो जाती है, परावर्तन के बाद जितनी भी घटनाएं घटेंगी इस लेसन के इस पार्ट में, परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सबको समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यफ का मतलब यहाँ पे देखिए फोकस है या मुख्य फोकस है। ध्यान दीजिए इस प्रकार की स्थिति हो कि ये वस्तु रखा हुआ है, देखिए ये वस्तु है, वस्तु में प्रकाशिक किरणें जब पड़ती हैं, अब पड़ने के पश्चात फोकस से गुजरे, परावर्तन के बाद क्या वो देखिए प्रकाशिक किरण क्या हो, फोकस से गुजरे। जब फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। देखिए ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आपको यह भी रिमेम्बर रखना है, ठीक। इसके पीछे क्या लॉज है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा कि ऐसे क्यों मुड़ती है, वैसे क्यों मुड़ती है, अभी ये समझ लीजिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं कि सी कहाँ होना चाहिए, यफ कहाँ होना चाहिए, ठीक, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। तो इतनी बात फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु से टकराकर क्या हो, एफ से होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए तीसरा स्टेप समझिए, देखिए ये प्रकाशिक, ये देखिए आपका दर्पण हो गया और इसको आप इंडिकेट कर दीजिए M1 और इसको M। ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये P बिंदु, फिर से वही वस्तु A भी, ध्यान दीजिए। आप देखिए थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए आप यहां से देखिए ये C बिंदु है, ये F बिंदु है, सीधा बनाइएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए इस बात, मैंने एरो बनाया है, इधर से आई और फिर इधर से गई। प्रकाशिक किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं, देखिए प्रकाशिक किरणें जब वस्तु से टकराकर सी से गुजरे तो वे सी से ही लौटती हैं। ध्यान से समझ लें इस बात को, ध्यान से समझिए। देखिए प्रकाशिक किरणें हैं, इस वस्तु से टकराई और टकराने के पश्चात देखिए ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाशिक किरणें टकराई और टकराने के पश्चात सी बिंदु से होकर जाएंगी। जब सी बिंदु से होकर जाएंगी तो परावर्तन के बाद वो फिर से जो है सी बिंदु की ओर ही, सी से ही लौट जाएंगी।
परावर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, सी से ही लौट जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए थर्ड, फोर्थ नंबर समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा परावर्तन के नियम पे। क्या होता था, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होती हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बनाती हैं, दोनों समान बनाती हैं। ध्यान समझिए, देखिए ये आपके पास एक मिरर है, ये जितने भी दर्पण है मैंने सब अवतल बनाए हैं, उत्तल में भी यही प्रॉपर्टीज लगेंगी। ध्यान से देखिए, ये आपके पास वस्तु है और वस्तु में ये देखिए प्रकाशित किरण गई और फिर ये लौटी, ये भी है। क्या समझ में आ रहा है आपको, एक और ये देखिए एफ बिंदु और ये सी। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप, अभी एफ सी के बारे में बहुत बड़ा डिक्लेरेशन मुझे देना है। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, ध्यान से समझ लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। आपतित किरण यदि P से टकराती है, वस्तु में पड़ने के पश्चात, वस्तु में पड़ेगी उसके बाद P से टकराती है तो वह P से ही वापस विपरीत दिशा में, ये कब, परावर्तन के पश्चात ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, लौट जाती है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपको पता ही है, I इक्वल्स टू R। ये तो लॉजिक आपको पता ही है, ये टर्म। देखिए अगर ये कोई वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाशित किरणें टकराने के बाद जो है बिंदु P से टकराती है, बिंदु P में मिरर के बिंदु P से टकराते हैं, बिंदु P का मतलब ध्रुव, तो ध्रुव से टकराने के पश्चात वो क्या करेंगी, टकराने के बाद वह उतने ही कोण पर अपोजिट डायरेक्शन में वापस लौट जाएंगी। देखिए तभी तो कोण I बराबर कोण R होता है। और यहाँ लिख दीजिए, यदि आप इतने से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इतना स्पष्ट लिख दीजिए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इससे यदि वस्तु से प्रकाशित किरणें टकराने के पश्चात यदि ध्रुव से मिलती हैं, किससे मिलती हैं, ध्रुव से, तो वो ध्रुव से ही वापस लौट जाएगी उतना ही कोण बनाते हुए। ठीक है, और ये आपको पता ही है, अभिलंब के अनुदिश। तो इतने कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद अगला देखिए, ये सब पढ़ने का क्या अभिप्राय होगा आपको मैं बता दूं, इनको जब आप पढ़ लेंगे तो आगे जो टॉपिक होगा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसमें आपको बहुत बड़ा हेल्प और सपोर्ट मिलेगा। और वो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं 99.1%, 99.9% कि वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। तो इनको पढ़ने के बाद उसमें हेल्प मिलेगा, न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प मिलेगा। फिर से समझ लें, देखिए पहली कंडीशन मैंने बताई, देखिए जब प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, देखिए मुख्य अक्ष के ये समांतर है तो यप से होकर गुजरती है। ठीक है, यप से होकर गुजर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रकाशित किरण यप से होकर, देखिए वस्तु से में पड़ने के पश्चात प्रकाशित किरणें यप से गुजरती हैं तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इस घटना को याद रखिए, प्रकाशित किरणें ये वस्तु है, इस वस्तु में पड़ने के पश्चात देखिए यप से होकर गुजर रही है, तो जब यप से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वो क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर पैरेलल का मतलब एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी। चाहे जितनी लंबी लाइन बढ़ा दीजिए, इन किरणों को बढ़ा दीजिए। प्रकाशित किरणें जब वस्तु से टकराती हैं, देखिए वस्तु से टकराना या न टकराना वो बात की बात है, वस्तु से टकराएंगी ही, टकराने के बाद आगे बढ़ेंगी। तो देखिए वस्तु से टकराएंगी और टकराने के बाद सी से होकर गुजरेंगी, तो जब सी से होकर गुजरेंगी तो पुनः याद रखिए जब परावर्तक तल पे जाएगी और फिर टकराकर फिर से सी से वापस लौट जाएगी, तो आना इनकमिंग एंड आउटगोइंग, समझ लीजिए सिंपल। दूसरी चीज, फोर्थ नंबर में, अगर बिंदु P से टकराती है, किसी वस्तु से टकराने के पश्चात P बिंदु से टकराती है, दर्पण के ध्रुव से टकराती हैं, तो पुनः उस बिंदु से वापस लौट जाएंगी उतना ही कोण बनाते हुए विपरीत दिशा में, परावर्तन के नियमानुसार। ओके, इतना नोट कर लीजिए। और जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में करिए, आप लोगों से बड़ी गुजारिश है, आप लोग नहीं करते। और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग समस्याओं के निदान के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं।
कोई इसमें समस्या नहीं है। करिए क्वेश्चन और इसको राइट भी करते जाइए, लर्न करते जाइए, जहाँ दिक्कत हो बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें बताऊंगा मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके।